5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई हो करके कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हनन फनन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। पहली बार कांग्रेस सरकार ने डी नोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है। संख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कांग्रेस को लेकर के चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ वक्फ विधेयक जो है वो पास करा लिया गया है, उसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया गया और इस दौरान किरेन रिजिजू ने बड़ा खुलासा किया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से तकरीबन 123 जो प्रॉपर्टी है उसे वक्फ की नाम कर दी और ये प्रॉपर्टी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि लुटियंस दिल्ली में स्थापित वीवीआईपी प्रॉपर्टी है जिसे कि कांग्रेस ने उस समय वक्फ के नाम कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि साल 2014 के चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को गैर अधिसूचित कर दिया और उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। ये संपत्तियां मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की थी। सुनिए क्या कुछ किरेन रिजिजू ने कहा। 5 मार्च 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई हो करके कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हनन फनन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। यह प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। खैर ये बात तो आज राज्यसभा में किरेन रिजिजू की ओर से कही गई है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में जब इस बिल को लेकर के चर्चा हो रही थी तब भी जेपीसी के जो अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल, उन्होंने भी खुलासा करते हुए ये बताया था कि कैसे चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने 123 वीवीआईपी इलाकों की जो प्रॉपर्टी थी उसे वक्फ के नाम कर दी थी ताकि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति चल सके। सुनिए क्या कुछ लोकसभा में जगदंबिका पाल ने कहा था। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डी नोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डी नोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी कि यह वक्फ बोर्ड की है।
1970 में। तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रहे वैसी साहब। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के वीवीआईपी इलाके यानी कि करोल बाग, कनॉट प्लेस, जनपद, लोधी रोड और संसद भवन जैसे क्षेत्रों में जमीन खरीदने की बात आम लोगों के लिए एक सपना मात्र है, लेकिन कांग्रेस ने 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा फैसला किया जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया। मार्च 2014 में यूपीए सरकार ने दिल्ली के 123 प्रमुख संपत्तियों को डीनोटिफाई कर वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। यह फैसला उस समय लिया गया जब लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने वाली थी। इस फैसले के पीछे की राजनीति और उसके नतीजों को लेकर के एक बार फिर से बहस तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि यूपीए सरकार के समय मार्च 2014 में शहरी विकास मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार किया जिसमें 1911 से 1915 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई 123 संपत्तियों को रद्द कर दिया गया। इसमें से 61 संपत्तियां भूमि एवं विकास विभाग के अधीन थी, जबकि शेष दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए के पास थी। कांग्रेस सरकार ने इन संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, जिससे कई राजनीतिक सवाल खड़े हुए। इस फैसले पर तत्कालीन अटॉर्नी जनरल जेई वाहनवती ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इन संपत्तियों को ट्रांसफर करना कानूनी रूप से उचित नहीं है। इसके बावजूद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जिसने इस फैसले को सही ठहराया। इसके बाद सरकार ने इस फैसले को आगे बढ़ा दिया। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली थी। इससे सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस ने चुनावी फायदे के लिए यह निर्णय लिया? क्या एक वोट बैंक की राजनीति थी? बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने इस फैसले को कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का हिस्सा बताया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और एनडीए सरकार सत्ता में आई। चुनाव के बाद इस फैसले को लेकर के राजनीतिक और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। बता दें कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें इस फैसले को चुनौती दी गई। वीएचपी ने अपनी याचिका में कहा कि जिन संपत्तियों को सरकार ने अधिग्रहित किया था वे अब सरकारी संपत्ति बन चुकी है, इसलिए लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 48 के तहत उन्हें अधिग्रहण से मुक्त नहीं किया जा सकता। इन संपत्तियों में ज्यादातर कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, मानसिंह रोड, पंडारा रोड, अशोका रोड, जनपद, संसद भवन, करोल बाग, सदर बाजार, दरियागंज और जंगपुरा जैसे प्रमुख इलाकों में स्थित है। याचिका में यह भी कहा गया कि इन संपत्तियों में मस्जिदें, दुकानें और घर बने हुए हैं। 2015 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने द इंडियन एक्सप्रेस में कहा था कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इन संपत्तियों के ट्रांसफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। साल 2025 में मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। इस विधेयक को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जब 2 बजे रात को मतदान हुआ तो सत्ता पक्ष ने 288 मतों से जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष 332 मतों के साथ पीछे रह गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस विधेयक के जरिए कांग्रेस सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए और कहा कि साल 2014 में जिन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया गया था उनकी गहन जांच की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह विधेयक किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता बल्कि वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यह विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने 60 साल तक मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब सरकार उनके विकास के लिए कदम उठा रही है तो कांग्रेस उनमें बाधा डालने की कोशिश कर रही है। सीधे तौर पर अगर बात हम बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर की करें तो उन्होंने भी कहा कि ये अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण है। सुनिए बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का ये बयान। वक्फ बिल
उम्मीद जिसकी हम बात करते हैं, एक नई आशा है इससे, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो गरीब मुस्लिम परिवार जिनको इसके लाभ से दूर रखा गया, पिछले 75 वर्षों में 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और 1995 के बाद 2013 में जब इसमें संशोधन किए गए तो इतनी ताकतें दे दी गई कि मात्र 200 लोगों के हाथ में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन, और यही नहीं, जिस जमीन से लगभग 12,000 करोड़ रुपया साल की कम से कम आमदन हो सकती थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक कमाई हो गई होती, गरीब मुसलमान भाई और बहनों की भलाई हो गई होती। कांग्रेस ने वो नहीं की, चंद गिने चुने लोगों के हाथ में देकर रखा। और इसमें जिस तरह का भ्रष्टाचार एक के बाद दूसरा राज्य में हुआ, चाहे वो बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, यूपी की बात करें, जहां जहां विपक्ष की सरकारें रही, इनके नेताओं के नाम, उनके संरक्षण, ऐसा करके अन्य लोगों को उसमें लाभ मिले। इसमें स्पष्ट दिखता है कि वक्फ के बिल में बदलाव इसलिए नहीं चाहते थे कि कईयों की दुकान भ्रष्टाचार की चलती थी। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता और जवाबदेही लाना चाहती थी, जिससे भ्रष्टाचार बंद होता तो कांग्रेस और इनके सहयोगियों की दुकान बंद होती। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वक्फ संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद क्या बदलाव आते हैं। क्या कांग्रेस सरकार का 2014 का फैसला वापस लिया जाएगा? क्या एनडीए सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से बुनाने में सफल होगी? वक्फ संपत्तियों का मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जहां बीजेपी इसे पारदर्शिता का मामला बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दे रही है। अब इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।